नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है तन विलयनों के लिए वॉन हॉफ समीकरण की सीमाएं क्या होती हैं। तो इसका पहला पॉइंट है क्या है, अवाष्पशील विद्युत अन अपघट्य जो होते हैं कि जो तन विलयन होते हैं वो साधारण ताप पर वॉन हॉफ समीकरण का पालन करते हैं। और जो इसका अगला पॉइंट है, वाष्पशील पदार्थों के जो विलयन होते हैं तथा जो सांद्र विलयन होते हैं वो वॉन हॉफ समीकरण से विचलित हो जाते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, विद्युत अपघट्यों के विलयन वॉन हॉफ समीकरण से विचलन प्रदर्शित करते हैं क्योंकि वियोजन के कारण उनके विलयनों में कणों की जो संख्या होती है वो सामान्य संख्या से अधिक हो जाती है। इसका फोर्थ और लास्ट पॉइंट है, जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं उनके विलयनों में जो कणों की संख्या होती है वो सामान्य संख्या से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसका पहले वाला पॉइंट में क्या था, उनके विलयनों में कणों की संख्या सामान्य संख्या से अधिक हो जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है परासरण और विसरण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। यहाँ पर विसरण का फर्स्ट पॉइंट है, विलेय के अणु विलायक के गतिशील अणुओं के कारण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह दिखाते हैं। और यहाँ पर परासरण में विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अधिक से कम की ओर जा रहे हैं विसरण में, और परासरण में कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जा रहे हैं। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है, विसरण का अर्धपारगम्य झिल्ली की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होती है। और जैसा कि मैंने आपको ऑस्मोसिस परासरण में पहले ही बताया था कि यहाँ पर बीच में क्या होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली लगी होती है, तो यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली की जरूरत होती है। और यहाँ पर अब आता है इसका तीसरा पॉइंट और आखिरी पॉइंट, विसरण में विलेय के अणुओं की गति अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर तथा विलायक में अणुओं की गति कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होती है। और परासरण में विलायक के अणु दोनों ओर प्रवाहित होते हैं होकर परासरण का कुल प्रभाव एक ओर ही दर्शाते हैं। तो ये था हमारा परासरण और विसरण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। उसके बाद हमारा आता है परासरण की जो ये होता है, ये प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, बाह्य परासरण और अंतः परासरण, एक्सो ऑस्मोसिस एंड एंडो ऑस्मोसिस। एक्सो ऑस्मोसिस क्या होती है देखते हैं, जब अंगूर को गाढ़े चीनी के घोल में डालने पर अंगूर की बाह्य कोशिका परत के अंदर से विलायक, जब जल के अणु, विलायक मतलब जल के जो अणु होते हैं वो बाहर आ जाते हैं तथा अंगूर सिकुड़ जाता है। तो यह जो प्रक्रिया होती है ये हमारी क्या होती है, एक्सो ऑस्मोसिस। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा चीनी का घोल है उसमें उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो कंसंट्रेशन उसका ज़्यादा होता है, और जो अंगूर है उसका कंसंट्रेशन कम होता है। तो क्या हमेशा इसमें क्या होता है, हमारे परासरण में क्या होता है, कम सांद्रता से ज़्यादा सांद्रता की ओर जाता है। तो ये हमारा ये बाहरी तरफ से हो रहा था, इसलिए हमारा बाह्य परासरण या एक्सो ऑस्मोसिस कहलाता है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक अंतः परासरण या एंडो ऑस्मोसिस। इसमें क्या होता है, किशमिश को जल में डालने पर किशमिश की बाह्य कोशिका परत से होकर बाहर से जल के अणु अंदर आ जाते हैं तथा किशमिश फूल जाती है। तो देखिए इसमें कैसे क्या होता है, हम लोग नॉर्मल सा पानी ले लेते हैं ग्लास में, उसमें एक अंगूर डाल देते हैं, तो जो पानी का कंसंट्रेशन कुछ नहीं होता है, और जो हमारा अंगूर है उसमें कंसंट्रेशन क्या होता है, उसका ज़्यादा होता है। तो परासरण की क्रिया कैसे होती, कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन की ओर जाता है। तो यह हमारी कौन सी क्रिया होती है, अंतः परासरण। ये इसका स्ट्रक्चरल डायग्राम कैसे क्या होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अर्धपारगम्य झिल्ली।
जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या होता है देखते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वे झिल्लियाँ होती हैं जो केवल विलायक के अणुओं को अपने में से आर पार आने जाने देती हैं, परंतु विलेय के अणुओं को नहीं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती हैं जो केवल विलायक मतलब सॉल्यूट को जाने देती हैं और सॉल्वेंट को जाने देती हैं, और विलेय मतलब सॉल्यूट को नहीं जाने देती हैं। यही होती है हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्लियाँ दो तरीके की होती हैं, एक प्राकृतिक होती है, दूसरा कृत्रिम होती है। प्राकृतिक में हमारा आता है पार्चमेंट मेम्ब्रेन यानी चर्म पात्र झिल्ली, और कृत्रिम में जो हमारे मानव निर्मित होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है समपराशरी विलयन या आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जिनके परासरण दाब समान होते हैं। क्या होते हैं? जिनके परासरण दाब समान होते हैं। वो कौन से सॉल्यूशन कहलाते हैं? समपराशरी सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन फर्स्ट लेते हैं और सॉल्यूशन सेकंड। सॉल्यूशन फर्स्ट को N1/V1 लिख सकते हैं और सॉल्यूशन सेकंड को N2/V2। N1 को क्या लिख सकते हैं? वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, W1/M1 इंटू V1 इक्वल W2/M2 इंटू V2। ये हमारा समपराशरी विलयन यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है। इसके बाद हमारा आता है समदाबी विलयन। समदाबी विलयन यानी कि जब समान ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब समान होते हैं। क्या होते हैं? जिन विलयनों के वाष्प दाब क्या होते हैं? समान होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? समदाबी विलयन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है अतिपराशरी विलयन यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अतिपराशरी विलयन, इसमें मेनली क्या होता है? दो सॉल्यूशंस ले लिए जाते हैं और जिस सॉल्यूशन का परासरण दाब जो होता है वो ज़्यादा होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? अतिपराशरी विलयन कहलाता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। समान ताप पर दो विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है अतिपराशरी विलयन कहलाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है अल्प पराशरी विलयन यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ऊपर वाला क्या था? अतिपराशरी विलयन यानी हाइपरटोनिक, और ये हमारा क्या है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है द्रवों का वाष्प दाब या वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। अल्प पराशरी विलयन आपके कोर्स में नहीं है। किसी ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में वाष्प दाब द्वारा द्रव की सतह पर उत्पन्न दाब ही द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपका राउल्ट के नियम की सीमाएं तथा आदर्श विलयन और इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो मैं आपको बताऊंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज अनुभव साइनिंग ऑफ। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।